वो अगस्त का महीना था। बारिश के दिन थे। मुझे ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना था। जिस शहर में मुझे जाना था वो ज़्यादा बड़ा शहर नहीं था, एक छोटा सा स्टेशन था। आप ऐसा मान सकते हैं कि वो ना तो गांव था और ना ही शहर था। मैं उस शहर में बस से पहुंचा था। पहुंचते पहुंचते शाम हो चली थी। वहां पहुंचकर मैंने सबसे पहले अपने ऑफिस का काम निपटाया। फिर मैंने अपने काम से फ्री होकर एक छोटी सी दुकान पर चाय पी और एक समोसा खाया। इसके बाद मैं फिर से अपने घर जाने के लिए बस स्टॉप की तरफ निकल पड़ा। बस स्टॉप पर पहुंचकर मैंने बस का टाइम पता किया तो उन्होंने बताया कि बस रात 11 बजे की है। इसी आपाधापी में शाम के 8 बज गए। अब मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैं खाना खाने के लिए कोई ढाबा खोजने लगा। और बहुत खोजने पर बस स्टॉप से थोड़ी दूरी पर मुझे एक छोटा सा ढाबा दिखा। मैं वहाँ पहुँचा और मैंने खाने का ऑर्डर दिया। मैंने केवल दाल फ्राई और रोटियां ही मंगाई थी। वैसे भी बरसात का मौसम था, इसलिए मैंने ज़्यादा हैवी खाना ऑर्डर नहीं किया। ऊपर से मुझे रात में बस में सफ़र भी करना था, इसलिए मैंने हल्का फुल्का भोजन करना ही सही समझा। खाना खाते खाते रात के 9 बज गए। खाना खाकर मैंने ढाबे का बिल अदा किया और एक बिस्किट का पैकेट लिया। और जैसे ही मैं ढाबे से बाहर आया तो बाहर बहुत ज़ोर की बारिश शुरू हो चुकी थी। मैं जानता था कि ये बरसात का मौसम है, इसलिए मैं पहले से ही रेनकोट साथ लेकर चला था। मैंने बैग से अपना रेनकोट निकाल कर पहन लिया और बरसात से बचते बचाते बस स्टॉप तक पहुंचा। वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ यात्रियों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। ऊपर से बरसात भी हो रही थी, इसलिए मैं वहाँ पर कोई वेटिंग रूम तलाशने लगा जहाँ मैं बरसात से बच सकूँ और थोड़ी देर आराम भी कर लूँ। थोड़ा खोजने पर मुझे बस स्टॉप से थोड़ी दूरी पर एक पीला सा क्वार्टर नुमा घर दिखाई दिया। उस टाइम ज़ोरदार बारिश हो रही थी। आसमान में बिजलियां ऐसे चमक रही थी मानो डराने पर तुली हों। दूर का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैं निश्चित नहीं था कि वो वेटिंग रूम ही है। मैंने थोड़ा नज़दीक जाकर टॉर्च मारकर देखा तो उस क्वार्टर नुमा घर के टूटे फूटे लोहे के गेट पर एक काले रंग का बोर्ड लगा था, लेकिन बारिश और तेज़ हवाओं से वो बोर्ड भी टूटकर आधा उल्टा हो गया था। बोर्ड देखकर मुझे तसल्ली हुई कि चलो वेटिंग रूम तो मिला। मैंने एक बार अपनी टॉर्च वेटिंग रूम के गेट से हटाकर उसकी बिल्डिंग पर मारकर देखना चाहा कि आखिर वेटिंग रूम की हालत कैसी है। हालांकि उस समय ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था और सर पर पड़ती बरसात के कारण मैं कुछ जल्दबाजी में भी था। और जल्दबाजी में मैं सिर्फ इतना ही देख पाया कि उस वेटिंग रूम में सामने की तरफ एक पुराने ज़माने की लोहे की खिड़की लगी थी, जिस पर लगा नीले रंग का कांच नीचे से टूटा हुआ था। खिड़की की डिज़ाइन देखकर मुझे अंदाज़ा हो चला था कि वेटिंग रूम कितना पुराना है, क्योंकि उस डिज़ाइन की खिड़कियाँ आज से लगभग 30 या 40 साल पहले बना करती थी। लेकिन सिर पर पड़ती बरसात के कारण मैं इससे ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पाया और सीधा उस वेटिंग रूम के अंदर चला गया। मैं उसके भीतर चला तो गया, लेकिन अंदर जाने के बाद मैंने गौर किया कि वेटिंग रूम बस स्टॉप से इतनी दूर क्यों है, वो भी इतनी सुनसान जगह पर। यहाँ तक कि वेटिंग रूम के बाहर एक लाइट तक नहीं जल रही थी। मेरे मन में आशंकाएं तो उभर रही थी, लेकिन उनका उत्तर मेरे पास नहीं था। होता भी कहाँ से अजनबी शहर में आए किसी यात्री के पास
कहाँ कोई उत्तर होता है। इसलिए इन आशंकाओं को छोड़कर मैंने अपना बैग वहाँ पड़ी बेंच पर रखा। बैग रखकर जैसे ही मैं बेंच पर बैठा तो उस वेटिंग रूम की लाइट चली गई और पूरे वेटिंग रूम में एक अजनबी सा अंधेरा पसर गया। अब मैं एक अनजान वेटिंग रूम में घुप अंधेरे में बिल्कुल अकेला बैठा था। ऊपर से बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस वेटिंग रूम के अंधेरे के साथ मिलकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हों। और अब मुझे डर लगने भी लगा था। इसलिए मैं अपने मोबाइल फ़ोन की लाइट ऑन करके बैठ गया। लाइट चाहे छोटी सी हो, लेकिन अगर जलती रहे तो दिल में एक तसल्ली सी रहती है। फिर मुझे लगा कि ना जाने कितनी देर बाद लाइट आएगी, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया तो। इसलिए मैंने फ़ोन ऑफ कर लिया। लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा था। बाहर ज़ोरों की बरसात हो रही थी और मैं वहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता था। लेकिन भगवान का भला हो, कुछ ही देर में लाइट आ गई। लाइट आई तो मैंने राहत की सांस ली। मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो अभी भी रात के 9:30 ही बजे थे। वक्त एक ऐसी बैलगाड़ी के समान धीरे धीरे चल रहा था जिस पर ज़रूरत से ज़्यादा सामान लदा हो। मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, बस आने में तो अभी थोड़ी देर है। मैं अब वेटिंग रूम की बेंच पर लेट गया। उस बेंच पर बहुत धूल जमी थी जो मैंने अपने बैग में रखे न्यूज़पेपर से और कुछ फूंक मारकर झाड़ ली थी। मैं आंखें बंद करके यूं ही लेट गया। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। फिर कुछ देर बाद किसी के हल्के हल्के सुबकने की आवाज़ से मेरी नींद टूटी और मैं जाग उठ। मैंने वेटिंग रूम के दरवाजे की ओर देखा तो एक अधेड़ उम्र की औरत सफ़ेद साड़ी पहने चौखट के बीचों बीच बैठी थी। उसके कपड़े थोड़े मैले और पुराने से लग रहे थे। उसके बाल उलझकर इस कदर हो गए थे मानो उसने महीनों से सिर में कंघी तक ना की हो। वो औरत चौखट पर बैठी बैठी रो रही थी और मेरी तरफ ही देख रही थी। उसकी रोती हुई आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। उस औरत को रोता देखकर मेरा दिल यूं पसीज गया मानो मैं भी उसके साथ रो पड़ूंगा। और मैंने अपनी बेंच से लगभग आधा उठते उठते उस औरत से पूछा, बहन जी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? वो औरत अपनी साड़ी से अपनी आंखों को पोंछते हुए मुझसे बोली, बेटा मेरी मदद करो, मेरी बेटी पंखे पर झूल गई, उसे नीचे उतारने में मेरी मदद करो। इतना सुनते ही मेरे तो जैसे पैर ठंडे हो गए। अभी 5 मिनट पहले जिस वेटिंग रूम में घुटन भरा सन्नाटा था, वहाँ अचानक एक लड़की ने फांसी कैसे खा ली। मेरे दिमाग ने बस इतना ही सोचा और मैं एक भले इंसान की तरह उसकी मदद करने के लिए बेंच से उठकर उस कमरे की तरफ भागा। वहाँ पहुंचकर मैंने जो नज़ारा देखा उसे देखकर तो मेरा दम घुटने लगा। बाहर के कमरे की छत पर जो पंखा लगा था उस पंखे पर सचमुच एक जवान लड़की लटक रही थी। उस लड़की की उम्र कोई 20 या 22 बरस की ही रही होगी। उसे तुरंत बचाने का सोचकर मैं वापस अंदर के कमरे की तरफ पलटा कि अंदर से एक बेंच लाकर उस पर चढ़कर इसे उतार लेता हूँ। फिर मैं जैसे ही पीछे की तरफ पलटा तो अचानक फिर से वेटिंग रूम की लाइट चली गई। उस वक्त तो ऐसा लगा मानो डर ने अंधेरे का रूप लेकर उस पूरे वेटिंग रूम को अपने कब्जे में ले लिया हो। उस डरा देने वाले सन्नाटे में 2 पल की रोशनी केवल वही थी जो बाहर चमकती बिजली से कुछ पल के लिए वेटिंग रूम के अंदर आ जाती थी।
एक बार फिर से मैं उस अनजान वेटिंग रूम के गोप अंधेरे में बिल्कुल अकेला खड़ा था। मेरे पीछे एक लड़की की लाश लटक रही थी और मेरे आगे एक अनजान औरत चौखट पर बैठी रो रही थी। मैंने अपने कांपते हाथों से जेब से मोबाइल निकालकर उसकी लाइट जलाई। उसकी रोशनी में सामने देखा तो मेरे पैर ज़मीन में गड़ने लगे। चौखट पर बैठी औरत की शक्ल डरावनी हो गई थी। उसकी आंखें लाल लाल और दांत बड़े बड़े हो चुके थे। उसके सिर के बाल भी लाल रंग में बदल गए थे, मानो उसने अपने बालों को ताजे खून से धोया हो। जिस औरत के आंसू देखकर मैं रोने वाला था, अब उन आंखों में मुझे मौत नज़र आ रही थी। मैं डर के मारे थर थर काँपने लगा। तभी वेटिंग रूम की लाइट फिर से आ गई और वो डरावनी औरत ना जाने कहाँ गायब हो गई। मैं बदहवास सा जब पीछे मुड़ा तो पंखे पर झूलती लड़की भी अब गायब थी। अचानक ही मेरे शरीर में झटका सा लगा और मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं अभी भी बेंच पर ही लेटा हुआ था और वेटिंग रूम में कोई नहीं था। ये देखकर मेरी जान में जान आई। शायद मैं एक भयानक सपना देख रहा था। डर के मारे मेरा गला सूख गया था। मैंने अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर पानी पिया। मोबाइल निकालकर टाइम देखा तो रात के 10:30 बज रहे थे। मेरी बस में अभी भी आधा घंटा था, लेकिन अब उस घुटन भरे वेटिंग रूम में रुकना मेरे लिए नामुमकिन सा था। वहाँ की दीवारें भी अब मुझे डरा रही थी। हर कमरे में फैला एक अजीब सा सन्नाटा मुझे बेचैन कर रहा था, इसलिए मैंने वहाँ से निकलना ही सही समझा। मैंने तय किया कि आधा घंटा बस स्टॉप पर ही खड़ा रहूँगा। मैं वेटिंग रूम से बाहर आ गया। बाहर अभी भी बरसात हो रही थी। मैं वेटिंग रूम से थोड़ा आगे चला तो एक रोड लाइट के नीचे मुझे एक आदमी दिखा। शायद उसने मुझे वेटिंग रूम से निकलते हुए देख लिया था। जब मैं उसके पास से गुजर रहा था तो उसने मुझे रोक कर पूछा, सुनिए भाई साहब, आप उस पुराने वेटिंग रूम में क्या कर रहे थे? मैंने कहा, मेरी बस आने में थोड़ा टाइम था, इसलिए मैं वहाँ थोड़ा आराम करने गया था। उस आदमी ने कहा, लगता है साहब आप यहाँ पर नए आए हैं, आपको किसी ने बताया नहीं शायद। अब ये वेटिंग रूम नहीं रहा, ये तो बहुत पुराना वेटिंग रूम है। मैंने कहा, ओह, तो मैं गलत जगह आ गया। वो आदमी बोला, हाँ साहब, कहते हैं कि इस वेटिंग रूम में सालों पहले एक लड़की अपने माँ बाप के साथ आई थी। ना जाने उसे क्या गम था कि उसने रात को इस वेटिंग हॉल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तब से उस लड़की और उसके माँ बाप की आत्मा इस वेटिंग हॉल में भटकती है। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने मन में सोचा, तो क्या मैंने सपने में वही औरत और उसकी बेटी देखी थी? अब तो मैं बिल्कुल सन्न था और मुझे कुछ होश नहीं था। आगे मैंने उस आदमी से कुछ बात नहीं की और चुपचाप डरा सा आगे की ओर बढ़ गया। थोड़ा आगे जाकर मेरे मन में ख्याल आया, अगर उस लड़की और उसके माँ बाप की आत्मा यहाँ पर भटकती है तो मुझे सिर्फ वो माँ बेटी ही क्यों दिखाई दिए? कुछ सोचकर मैंने पीछे की तरफ मुड़कर देखा, लेकिन रोड लाइट के नीचे खड़ा आदमी भी अब वहाँ नहीं था। मैं पसीने से लथपथ लड़खड़ाता सा बस स्टॉप पर पहुँचा। कुछ ही देर में मेरी बस आ गई और मैं अपने शहर के लिए
रवाना हो गया। अब भी जब कभी मुझे वेटिंग रूम की वो रात याद आ जाती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।